हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ज्योग्राफी की हमारी जो ये सीरीज चल रही है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी का आज हमारा लास्ट सेशन है। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हम समझ रहे थे एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें वेदरिंग, इरोजन एंड लैंड फॉर्म्स का सेकेंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा दैट मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। इससे पहले आप जो है वो कवर करेंगे जितने भी सेशंस मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में कराए हैं। अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर अगर आप जाते हैं तो दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आपको मेरी ज्योग्राफी की सीरीज मिलेगी। उस सीरीज में आप क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी के सेशंस अटेंड करेंगे और इस आर्टिकुलेट चैनल पर आप जियोमॉर्फोलॉजी के सेशंस जो है वो अटेंड करेंगे। और आज हमारा लास्ट सेशन रहेगा जियोमॉर्फोलॉजी का। आफ्टर दिस वी विल एंटर इनटू वर्ल्ड मैपिंग, और वर्ल्ड मैपिंग के बाद 5 सेशंस के अराउंड वर्ल्ड मैपिंग के होंगे एंड देन वी विल एंटर इनटू इंडियन ज्योग्राफी। सो इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू गो थ्रू ऑल ऑफ द प्रीवियस सेशंस, रिवाइज करके तैयार रखें ताकि इंडियन ज्योग्राफी समझने में आपको मुश्किल ना हो। उसके अलावा आप मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आप अभी हिस्ट्री ऑप्शनल के सेशंस अटेंड कर पाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी कवर करा रहा हूँ और ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी के कुछ सेशंस भी मैंने एज ए स्पेशल क्लासेस ली हैं, सो आप उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। प्लस कोर्स मेरा अभी चल रहा है एक इंडियन पॉलिटी पर, उसके अलावा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पर भी मैंने ऑलरेडी एक कोर्स कवर कराया है। तो अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे कोर्सेज को, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनरोल करने के लिए कोड यूज़ करें VCUPSC। ऑलराइट, इन सभी सेशंस के लिंक्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSC। सो मेक श्योर कि आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन करें। आप हैं अनअकैडमी पर, आप जानते ही हैं दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, सो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें आपको जीएस की प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस जीएस 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन, और आइकॉनिक जीएस में भी 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है आपके लिए। मेक श्योर दैट यू यूज माई कोड VCUPSC टू गेट दी 10% डिस्काउंट। ऑलराइट, उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए आप सेपरेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है टू गेट दी 10% डिस्काउंट। मेक श्योर दैट यू यूज माई कोड VCUPSC। बट रादर बेटर आपके लिए क्या रहेगा इफ यू गो फॉर दी कॉम्बो पैक्स, बिकॉज कॉम्बो पैक्स आर रादर वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट फॉर यू, जिसमें आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं। और अभी बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है, फ्लैट 4500 रुपीज़ का ऑफ है ऑन प्लस कॉम्बो। 12 मंथ्स का कॉम्बो आपको 51,471 में पड़ता है और 18 मंथ्स का 59,848 रुपीज़ में। 7 से 16 फेब तक ये ऑफर जो है वो वैलिड रहने वाला है। उसके अलावा प्लस जीएस पर आपको 2500 रुपीज़ का फ्लैट ऑफ प्रोवाइड किया जा रहा है अभी, राइट। अगर आप आइकॉनिक पैक्स के साथ जाना चाह रहे हैं तो 22% प्लस 10% अभी आपको ऑफ जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है 18 मंथ्स के आइकॉनिक कॉम्बो पर, जिसकी प्राइस आपको पड़ेगी 76,176 रुपीज़। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब बाय यूजिंग माई कोड VCUPSC एंड गेट दी एनरोलमेंट और अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू करें। 18 मंथ्स के कॉम्बोज या 18 मंथ्स के जैसे कि यहाँ पर भी अवेलेबल है प्लस जीएस का कॉम्बो। दिस इज हेल्पफुल फॉर यू फॉर CSC 2023। सो अगर आप CSC 2023 को टारगेट कर रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैक फॉर यू, राइट। उसके अलावा स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। न्यू सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2022, जिसमें जीएस और सीसेट के स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। 15 क्वेश्चंस आपको 15 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। ऑन वीकडेज आपको जीएस के लिए सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और ऑन सैटरडे आपको सीसेट को एवरी मतलब वीकडे इंक्लूडिंग सैटरडे आपको 10 AM ये सीरीज जो है वो सॉल्व करने को मिलेगी, राइट। सो मेक श्योर कि आप एनरोल करें इस टेस्ट सीरीज के साथ और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करें, राइट। उसके अलावा और भी फ्री मेगा टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है यूपीएससी CSC के लिए। द हिंदू प्रैक्टिस क्विज एवरी मंडे 10:30 AM, यूपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री प्रैक्टिस every Friday 4 PM, UPSC CSAT practice every Saturday 4 PM. So you can also join these free mega test series। 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपको इन 15 मिनट्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। एनरोल करने के लिए कोड यूज़ करें आप VCUPSC। ऑलराइट, उसके अलावा अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है आपके लिए, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं रहेगा। 2 ही घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूव किया जाएगा, बहुत मिनिमल से पेपर वर्क के साथ, और बहुत फ्लेक्सिबल सा रहेगा टेन्योर रिपेमेंट का। सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट द प्रोसीजर ऑफ लोन फ्रॉम अन अकेडमीज एप्लीकेशन या वेबसाइट। फर्दर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, राइट।
और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द न्यू बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 9th ऑफ February फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 एज वेल एज 2023 की प्रिपरेशन के लिए नए बैचेस ये शुरू होने जा रहे हैं. यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दीज. ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन. जियोमॉर्फोलॉजी का वेदरिंग, इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स में आज हमारा लास्ट टॉपिक है. इनफैक्ट फिजिकल ज्योग्राफी का या वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें आज हम वेदरिंग, इरोजन और कुछ लैंडफॉर्म्स, बेसिकली लैंडफॉर्म्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. सो आई होप प्रीवियस सभी सेशंस आपने अटेंड किए होंगे, और अगर आपने नहीं किए हैं तो मैं अभी से आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूं फिर से कि इस टॉपिक के बाद, वेदरिंग, इरोजन और लैंडफॉर्म्स के बाद हम वर्ल्ड मैपिंग करेंगे, और वर्ल्ड मैपिंग के बाद हम जो टॉपिक लेकर आएंगे वो है इंडियन ज्योग्राफी. सो इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू गो थ्रू दी सेशंस ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी. इनको रिवाइज करके तैयार रखिएगा ताकि इंडियन ज्योग्राफी समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो. दो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिवाइज ऑल दीज टॉपिक्स थ्रू वर्ल्ड मैपिंग ऑल्सो. ठीक है, बट आप अपने एंड से भी रिविजन करके तैयार रखिए. ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद लैंडफॉर्म्स. सो लैंडफॉर्म्स में हमने इन द प्रीवियस टॉपिक फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में समझा. ठीक है, and in this topic we will try to understand about the landforms associated with other agents of erosion, right? Other agents of erosion जैसे कि sea waves, the landforms associated with sea waves, the landforms associated with winds, the landforms associated with glacial action, the landforms associated with ग्राउंड वाटर एक्शन से, यानी कि क्रास्ट टॉपोग्राफी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे हम. इमेजेस के माध्यम से मैं आपको कुछ लैंडफॉर्म्स के नाम बताऊंगा. दो दिस टॉपिक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ऑप्शनल ज्योग्राफी में इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. राइट, इस टॉपिक को हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ऑप्शनल ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, और जीएस मेंस में इस टॉपिक से सवाल बनना अगर यूपीएससी बनाता है सो दैट विल प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है वो, या एक एज जो है वो प्रोवाइड करता है ऑप्शनल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को. दैट विल नॉट बी फेयर. राइट, सो यूपीएससी जो है वो मेंस में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन डालने से जो है वो बचेगी, बट स्टिल मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताऊंगा ही. नेवरदलेस प्रीलिम्स के लिए यहाँ से सवाल बन सकता है डेफिनेटली. ठीक है, और फिर उसके अलावा सो दीज आर दी फ्लूवियल जो लैंडफॉर्म्स है, वहां पर एजेंट क्या है इरोजन का? रिवर है. So river, sea waves, winds, glacial action in groundwater, these all are the agents of erosion. इनसे बनने वाले लैंडफॉर्म्स को हमें समझना है, जिसमें हम ऑलरेडी जो है वो रिवर वाला पार्ट पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं. ठीक है, इन द टुडे सेशन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय सी वेव्स, विंड, ग्लेशियल एक्शन इन ग्राउंड वाटर. बट एक और तरह के लैंडफॉर्म्स हम समझेंगे, बट दोज विल नॉट बी एसोसिएटेड एज दी एजेंट्स ऑफ इरोजन. हम वॉल्केनिक या वॉल्केनो से बनने वाले कुछ लैंडफॉर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे, या वॉल्केनिज्म से एसोसिएटेड लैंडफॉर्म समझने की कोशिश करेंगे, बोथ in the interior of earth as well as in the exterior of earth, or on the surface of earth. All right, so now let us start with the first landform, sea waves. पहला हम एजेंट उठाते हैं सी वेव्स, और सी वेव्स से एसोसिएटेड जो लैंडफॉर्म्स है उनके बारे में समझते हैं. आई विल शो यू द इमेजेस. राइट, मैं आपको इमेजेस जो हैं वो अच्छे से शो करूंगा, एंड उसके बाद ऐसे जो है वो इमेजेस के माध्यम से मैं आपको सभी लैंडफॉर्म समझाऊंगा, और फिर लास्ट में मैंने जो है वो आपके लिए पीडीएफ या पीपीटी जो है वो प्रोवाइड की है. राइट, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दोस. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रहा. राइट, सो टर्शरी लैंडफॉर्म्स में क्या क्या है? फ्लूवियल जो रिवर से बनती हैं, कार्स्ट ग्राउंड वाटर से, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, कोस्टल लैंडफॉर्म्स सी वाटर से, और इओलियन लैंडफॉर्म्स जो हैं वो जो विंड से बनती हैं. राइट, सो दीज आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स विच वी हैव टू स्टडी. मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा. अदर लैंडफॉर्म्स आपको जो है वो इन सभी स्लाइड्स के माध्यम से आपको पूरी जानकारी लैंडफॉर्म्स के बारे में मिल जाएगी. यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ दीज स्लाइड्स, और सभी इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में आप जो है वो नोट करेंगे. नेवरदलेस, on my behalf I will explain you the important landforms with the help of images. All right, so sea waves या coastal landforms की बात करें हम, coastal landforms की बात करें, so sea waves जो हैं वो obviously land से coastal region में टकराती हैं. तो land का वो हिस्सा जो sea से
टकराता है, राइट, या सी के साथ जो है वो मतलब सी के एडजेसेंट है, जो सी के साइड में जो लैंड का हिस्सा है उसे हम कहते हैं हेडलैंड, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह जो है वो हेडलैंड मौजूद होगा। लुक एट दिस, दिस इज अ हेडलैंड, ये एक हेडलैंड है और ये सी के साथ जो है वो आप देख रहे हैं सी के एडजेसेंट है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और फिर इसके नीचे जो है वो ऑब्वियसली इस तरह कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, एंड देन नीचे जो है वो आपको ओशियानिक क्रस्ट भी देखने को मिलेगा। नेवरदलेस वो वाला पार्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, ओशियानिक क्रस्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज क्या है। आई होप वो सभी फंडे आप लोग समझते होंगे। वेव्स कैसे बनती हैं, यानी ओशियोनोग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं एसोसिएटेड जो होंगे लैंडफॉर्म्स के साथ, आई होप कि आप लोग जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। आई विल नॉट हैव टू रिपीट ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स अगेन, राइट। सो दिस इज अ हेडलैंड जो कि बेसिकली क्या है, सी के साथ जो कॉन्टिनेंटल रीजन है वो सी के साथ जहां पर टच हो रहा है वो दैट लैंड इज सिंपली टर्म्ड एज हेडलैंड, राइट। अब ये हेडलैंड के साथ जो है वो वेव्स बार बार आकर टकराएंगी, यहां पर जो है वो वेव्स बार बार इस तरह आकर टकराएंगी टाइम एंड अगेन, राइट। इवेंचुअली होगा क्या, इवेंचुअली देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स, सी केव्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो सी केव्स बेसिकली कैसे बन रही है, कुछ ज़्यादा जो है वो टिपिकल नहीं है, हेडलैंड है जैसे, राइट। सो दिस इज आवर हेडलैंड एंड लेट मी सी देयर इज एन इमेज, ये देखिए ये हमारा हेडलैंड है, राइट। यहाँ पर जो है वो यहाँ तक हमारा हेडलैंड था इस तरह, एंड देन इस तरह हमारा हेडलैंड है और यहाँ पर नीचे जो है वो सी है, ठीक है। तो ये अगर हमारा सी है तो सी में है वेव्स, और वेव्स जब आकर टकरा रही हैं हेडलैंड के साथ तो इवेंचुअली क्या होंगी, दे विल, जैसे आपने सुना ना कि कोई अगर आपको ऐसे आकर टकरा रहा है तो नोच लेगा, है ना, तो सी जो है वो नोच लेगा किसे, हेडलैंड को। तो सी नॉचेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट होंगे, ठीक है। इधर नॉच जो है वो एट स्टार्ट क्रिएट होंगे, यानी कि ये खोदना शुरू कर देगा बेसिकली सी के एक्शन से, यहाँ पर हमें धीरे धीरे जो है वो नॉचेस क्रिएट होने लगेंगे, राइट। दीज नॉचेस विल सिंपली डेवलप इनटू सी केव्स। तो पहले हमें नॉचेस देखने को मिलेंगे, या वेव कट नॉच अगर हम उसे कहें, सी नॉच से बेटर अगर हम कहें कि वेव कट नॉच हमें पहले सबसे पहले देखने को मिलेगा। दोज वेव कट नॉच विल डेवलप इनटू सी केव्स, ठीक है। तो अगर तो ये नॉच थोड़ी सी गहरी हो गई अंदर को, राइट, तो इस तरह हमें सी केव देखने को मिलेगी। बट आप देख रहे हैं अगर ये नॉच अंदर को गहरी हो गई तो ऊपर जो लैंड हमारा बचा, राइट, उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, तो इवेंचुअली इतना हिस्सा जो है लैंड का ये नीचे को गिर जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास केवल मान लीजिए अब इतना हिस्सा अगर लैंड का नीचे को गिर गया तो फिर नॉच रह गई और फिर ये लैंड रह गया। फिर इवेंचुअली जो सी वेव्स हैं इस नॉच को और जो है वो कुरेदना शुरू करेंगी, अगेन यहाँ पर सी केव बनेगी, राइट। सी केव मान लीजिए फिर से यहाँ पर बन गई, देन ये इतना हिस्सा जो है लैंड का फिर इसके लिए इसका सपोर्ट चला गया, सपोर्ट चला गया तो ये फिर से गिर जाएगा नीचे, ये फिर से नीचे गिरा तो अब फिर केवल जो है वो लैंड। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि सी धीरे धीरे जो है वो लैंड को एनक्रोच कर रहा है, ठीक है, विद व्हाट मेथड, सी कट नॉच, राइट। सो देखिए यहाँ पर ये हमारा लैंड वाला एरिया है, ठीक है, दिस इज आर हेडलैंड मान लीजिए, और इस तरह जो है वो दिस इज आर वेव कट नॉच, वेव जो है वो यहाँ पर नॉच बना रहा है, ठीक है। तो अगर वेव इस तरह आ रही है और यहाँ पर टकरा रही है बार बार और नॉच क्रिएट हो रहा है, तो ये जो क्या हुआ बेसिकली, है ना, इरोजन हुआ यहाँ पर, तो ये जो लैंड का इरोजन हुआ तो सेडिमेंट्स कहाँ गए, तो सेडिमेंट्स विल इवेंचुअली सेटल इन दिस रीजन, इस रीजन में जो है वो सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। दिस रीजन विल बी सिंपली नोन एज वेव कट प्लेटफॉर्म, राइट, वेव कट प्लेटफॉर्म। और वेव कट प्लेटफॉर्म पर हमें क्या देखने को मिलेगा, वी विल ऑब्जर्व दी डिपोजिशन, यहां पर क्या हो रहा है, सो दिस इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, वेव कट प्लेटफॉर्म पर क्या देखने को मिलेगा हमें, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, एंड ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो डिपोजिशन हुआ यहाँ पर, राइट, ये लैंड का एनक्रोचमेंट हुआ यहाँ पर, ठीक है, नॉच क्रिएट हुआ और इधर जो डिपोजिशन हुआ उस पर बार बार जो है वो पानी
क्या कर रहा है, पानी बार बार जो है वो उसको इरोड किए जा रहा है और फाइनर एंड फाइनर पार्टिकल्स में वो टूटता चला जा रहा है और इवेंचुअली लैंड भी धीरे धीरे पीछे की तरफ श्रिंक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नॉच क्रिएट हुआ, राइट, ये इतना हिस्सा गिर गया, देन लैंड केवल इतना बचा, फिर नॉच क्रिएट हुआ, फिर इतना हिस्सा गिर गया, फिर लैंड केवल इतना बचा, राइट। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि इवेंचुअली धीरे धीरे लैंड भी श्रिंक करता जाएगा और ये जो डिपोजिशनल एरिया है, ये जहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है या वेव फ्रंट प्लेटफॉर्म है, उसका एरिया जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। दिस विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू बीच, ठीक है, यही है जो हमारे बीच कहलाते हैं। दिस विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू बीच, यहाँ पर जो है वो फाइनर एंड फाइनर पार्टिकल्स इकट्ठा होते जाएंगे सैंड के, एंड दिस विल डेवलप इनटू बीच। सो जितने भी हमें दुनिया के फेमस बीच नजर आ रहे हैं वो कुछ इसी प्रोसेस से डेवलप हुए हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पर क्या क्या टर्म्स देखने को मिली कि हेडलैंड क्या है, वेव कट नॉच क्या है, सी केव्स क्या है। देखिए, इन द केस ऑफ, इन सम केस द रॉक्स आर हार्ड, रॉक्स इतनी हार्ड हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पर नॉच क्रिएट हो भी रहा है, राइट, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गिरा नहीं या यूनिफॉर्मली जो है वो नॉच नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। सर्टेन एरिया में एक होल टाइप का क्रिएट हो गया, एक नॉच क्रिएट हुआ और धीरे धीरे वेव्स ने उस नॉच को गहरा और गहरा करते करते गए और दैट विल इवेंचुअली डेवलप इनटू अ सी केव, ठीक है। सो दिस इज अ सी केव नाउ, राइट। यहाँ पर जो है वो वेव्स अंदर जाकर टकरा रही हैं और ये केव तैयार हो गई है, दिख रही है आपको, यहाँ पर भी एक केव है, दिस इज अ सी केव। फर्स्ट इट वाज अ नॉच एंड दैट नॉच ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू अ सी केव, ठीक है। अब होगा क्या, ये सी केव का माउथ जो है वो बड़ा और बड़ा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली जो है वो जो वाटर है, जो सी वेव्स हैं वो एनक्रोच करते चले जाएंगे और धीरे धीरे जो लैंड मास है ये नीचे को मतलब इरोड होता जाएगा, इरोड होता जाएगा, तो इसका माउथ जो है वो बड़ा और बड़ा होता जाएगा। एट लास्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए कि अगर ये जो है वो क्या था, हेडलैंड, और यहाँ से वेव्स जो है वो आ रही हैं, ठीक है। पहले इस तरह एक नॉच क्रिएट हुआ, दिस नॉच गॉट डीप एंड ये जो है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा गहरा हुआ तो केव क्रिएट हुई। इवेंचुअली क्या होगा, दिस द माउथ ऑफ द केव विल ग्रेजुअली बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर और इतना हिस्सा जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस वाज द हेडलैंड, पहले केवल नॉच था, देन इट बिकम्स अ केव, केव का माउथ जो है वो अब बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, और टॉप तक पहुंच गया। जैसे ही ये टॉप तक पहुंचा तो मान लीजिए होगा क्या, ठीक है, कुछ इस तरह का रीजन बनेगा, राइट, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, राइट, कुछ इस तरह जो हेडलैंड है इट विल ओपन इटसेल्फ और पानी जो है वो ऐसे अंदर को एंटर कर जाएगा और यहाँ पर बन जाएगी एक गल्फ टाइप सिचुएशन। दिस इज नोन एज, ये है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आपको एक गल्फ टाइप जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। दिस इज नोन एज सी कोव, सी कोव बन गई। पहले ये केव थी, है ना, ऊपर से ऐसे ढका हुआ था ये पूरा, बट बार बार वेव्स जो है वो अंदर आती जा रही हैं तो जो ऊपर वाला एरिया है, राइट, हेडलैंड का, वो भी इरोड हो गया और ऊपर से जब ओपन हो गई तो हमें एक सी कोव जो है वो अब देखने को मिल रही है। दैट मीन्स ये वाला जो एरिया है ना, दिस विल ग्रेजुअली इरोड, और ये जब इरोड हो जाएगा तो क्या बनेगा, एक ऊपर से एरिया जो है वो खाली हो गया, ऊपर से एरिया खाली हो गया, सो वी विल हैव अ गल्फ टाइप सिचुएशन, बट ऊपर से खाली होगा तो वी विल कॉल दैट अ सी कोव। तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या है, सी कोव जो है वो अदर फॉर्म ऑफ, अदर लैंड फॉर्म है, किससे एसोसिएटेड है, सी वेव से, राइट, या कोस्टल लैंड फॉर्म है सी कोव। नाउ अब अगर मान लीजिए कि एक जो लैंड फॉर्म है हमारा वो कुछ इस तरह था, राइट, जो हेडलैंड है मान लीजिए कुछ इस तरह से जो है वो ओशन में प्रोट्रूड कर रहा था, ठीक है, इस तरह ओशन में प्रोट्रूड कर रहा है और इस साइड भी वेव्स हैं और उस साइड दूसरी साइड से भी वेव्स टकरा रही हैं, ठीक है। एक आपको मैं इस डायग्राम में दिखाता हूँ, मान लीजिए ये हमारा प्रोट्रूड कर रहा है, राइट, बाहर को, और इधर से भी वेव्स टकरा रही हैं और दूसरी साइड से भी, इसकी अदर साइड में भी वेव जो है वो आकर टकरा रही होगी, कुछ इस तरह टॉप व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इधर से भी वेव्स टकरा रही हैं और इधर से भी वेव्स टकरा रही है, तो इवेंचुअली क्या करेंगी वो वेव्स, दिस इज टॉप व्यू, इवेंचुअली वो दोनों साइड जो है वो वेव कट नॉच क्रिएट करेंगी, राइट, दोनों साइड से जब वो वेव कट नॉच क्रिएट करेंगी, सो देयर विल बी अ टाइम जब ये ओपन हो जाएगा,
ठीक है, बीच से हो गया ओपन, और जब ये बीच से ओपन हो गया इस तरह, सो वी विल हैव द डेवलपमेंट ऑफ आर्चेस, ये आर्च बन गई ऐसे, ठीक है। तो वी विल हैव अ डेवलपमेंट ऑफ मरीन आर्च, इसको हम क्या कहेंगे, मरीन आर्च। आई होप मरीन आर्च का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये ऐसे एक लैंडमास है, राइट, और ये ओशन में प्रोट्रूड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ओशन है, तो इस साइड से भी वाटर टकरा रहा है और उस साइड से भी आकर वाटर टकरा रहा है, तो यहाँ पर भी अनक्रोचिंग कर रहा है, एंड एट द अदर साइड मान लीजिए, अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं तो, है ना, उधर से भी आकर टकरा रहा होगा, तो इधर भी एक केव जो है वो बनेगी। सो इवेंचुअली दीज केव्स विल मीट, जैसे ही ये केव्स मीट करेंगे एक दूसरे से, सो ये बीच का रीजन जो है वो हो जाएगा खाली कुछ इस तरह, और जो ऊपर आपको मिलेगा दैट विल बी आर्च। सो दिस इज नोन एज मरीन आर्च। मरीन आर्च किस केस में बनता है, जब हेडलैंड के दोनों साइड से वेव्स आकर जो है वो टकरा रही होंगी। सो वी विल हैव दी डेवलपमेंट ऑफ मरीन आर्च। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो वेव्स हैं ये इरोड करती जाएंगी, यहाँ पर विंड्स भी चल रही होंगी ऊपर, राइट, मान लीजिए तेज विंड्स चल रही हैं, सो ये जो आर्च है, दिस आर्च विल ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। अगर ये आर्च टूट गया, राइट, सो हमें क्या मिलेगा, है ना, अगर ये बीच से आर्च टूट गया तो ये अकेला अलग खड़ा रह जाएगा, और ये जो हेडलैंड है वो अलग है। अब समंदर में हमें केवल इस तरह जो है वो अकेले खड़े हुए रॉक्स मिल जाएंगे। दीज आर नोन एज स्टैक्स, इसको हम कहते हैं स्टैक्स। अब आप देख रहे हैं स्टैक्स में भी अंदर जो है वो क्या हो रहा है, इधर भी पहले वेव कट नॉच क्रिएट हुआ, दूसरी साइड से भी हो रहा था, और जब ये ओपन हो गया सो वी हैड एन आर्च, नाउ मरीन आर्च है अब, ठीक है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि एक टाइम ऐसा था कि इधर भी मरीन आर्च थी, ठीक है, बट वो मरीन, और नीचे जो है वो क्या था हमारे पास, दिस वॉज एट वन टाइम वी हैड अ मरीन आर्च हियर ऑल्सो, राइट, और ये क्या था, एक टाइम पर एक मरीन आर्च वाली सिचुएशन थी, बट वो मरीन आर्च भी क्या हो गई, इरोड हो गई। नाउ वी हैव अ एक इंडिपेंडेंट खड़ी हुई रॉक है ओशियन में या सी में, वी विल कॉल दैट अ स्टैक, राइट। और देखिए यहाँ पर भी आपको मरीन आर्च नजर आ रही है। इवेंचुअली क्या होगा कि ये मरीन आर्च जो है वो इरोड हो जाएगी, और ये रॉक जो है वो इंडिपेंडेंटली खड़ी रहेगी। दिस विल बी टर्म्ड एज स्टैक, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इधर जो है वो अभी सी वेव कट नॉच है, इवेंचुअली इट विल डेवलप इनटू वेव, अगर दूसरी साइड से भी, सॉरी, डेवलप इनटू अ केव, अगर दूसरी साइड से भी इरोजन चल रहा होगा, तो फर्स्ट वी विल हैव अ वेव कट, first we will have a marine arch, and when that arch also get eroded, we got single standing rocks, and we will call those rocks as simply as stacks. तो ये हैं हमारे स्टैक्स। स्टैक्स हमें कहाँ पर, कोस्टल रीजन में देखने को मिलते हैं। तो ये टर्म्स जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि स्टैक क्या है, मरीन आर्च क्या है, सी केव क्या है, वेव कट नॉच क्या है, कोव्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आई होप आपको समझ आई होंगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर पहले इनिशियली इतना था नॉच, राइट, देन नॉच जैसे ही इंक्रीज हुआ, ये इतना हिस्सा जो है वो नीचे को गिर गया। सो दीज आर दी सेडिमेंट्स, दिस इज वेव कट प्लेटफॉर्म, यहाँ पर सेडिमेंट्स जो है वो इकट्ठा होते जा रहे हैं, ये नॉच इंक्रीज होती जा रही है। सो क्लिफ जो है वो रिट्रीट कर रही है, दिस इज अ क्लिफ, ठीक है, एक स्टीप जो है वो हिल है, बिल्कुल तीखी जो है वो चट्टान है, इसको हम क्लिफ कहते हैं। दिस, और रेन की वजह से भी इरोजन जो है वो सपोर्ट हो रहा है, राइट। दिस वॉज द ओरिजिनल पोजिशन ऑफ क्लिफ, ठीक है, बट वेव कट नॉचेस की वजह से क्लिफ जो है वो वापस जाती जा रही है। एक तो हमारे पास ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर यहाँ पर रॉक्स बहुत हार्ड हैं, सो वी विल हैव डेवलपमेंट ऑफ केव्स। फर्स्ट वी विल हैव डेवलपमेंट ऑफ केव्स, देन वी विल हैव डेवलपमेंट ऑफ कोव्स, और अगर दोनों साइड से अगर इरोजन कर रहा है सी वेव, अगर सी वेव जो है दोनों साइड से इरोजन कर रही है, सो वी हैव डेवलपमेंट ऑफ मरीन आर्चेस, एंड मरीन आर्च विल इन टर्न डेवलप इनटू स्टैक्स या मरीन स्टैक्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं कोस्टल रीजन के जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इन्हें एनालिस्ट करते हैं, क्या क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हेडलैंड है हमारे पास, ठीक है, फिर वेव कट नॉच, देन वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव कट प्लेटफॉर्म पर हमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बीच डेवलप होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पर किसका, जो भी वेदर्ड या इरोडेड मटेरियल है, राइट। उसके अलावा हमारे पास सी केव्स हैं, सी कोव्स हैं,
मरीन आर्चेस और स्टैक्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हमारे पास अभी तक हमने देखे, क्या कह सकते हैं आप इन्हें, दीज आर कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, बट अभी सभी कोस्टल लैंडफॉर्म कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, ये वेव कट प्लेटफॉर्म पर हमें जो है वो सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हुए नजर आए। ठीक है, डिपोजिशन जो है वो वेव कट प्लेटफॉर्म पर हो रहा है इन सभी सेडिमेंट्स का, एंड ये सभी सेडिमेंट्स जो हैं वो ओवर द पीरियड फाइनर एंड फाइनर पार्टिकल्स में टूटते जाएंगे। ग्रेजुअली दे विल डेवलप इनटू सैंड। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि या 2 या 10 या 15 या 100 सालों में, या इनफैक्ट हजारों सालों में, ये मिलियंस एंड मिलियंस ईयर का प्रोसीजर है। ठीक है, सैंड बनना। नाउ ये जो हमारी सैंड बनी, दिस सैंड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट यानी कि द विंड दैट इज ब्लोइंग अलोंग द कोस्ट। ठीक है, तो मान लीजिए ये हेडलैंड था, और हेडलैंड पर ओवर द पीरियड मिलियंस ऑफ ईयर से जो कोस्टल डिपोजिशनल सॉरी जो वेव क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है, राइट, जहाँ पर डिपोजिशन हमें देखने को मिल रहा है, वेव कट प्लेटफॉर्म, वहाँ पर सैंड जो है वो हमें डेवलप होती हुई नजर आई है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, ये सैंड जो है वो थोड़ा आगे क्या कर गई, मूव कर गई, राइट, इरोड हो गई विंड के इन्फ्लुएंस में आते हुए, और एक ऐसे एलोंगेटेड पीस ऑफ लैंड हमें अगर नजर आता है मेड ऑफ सैंड, राइट, प्रोट्रूडिंग आउटसाइड दी नॉट, देखिए अगर ये तो जुड़ा हुआ है, देखिए जैसे ये जुड़ा हुआ है, राइट, या यहाँ पर ये जुड़ा हुआ होता है ऐसे, और इधर जो है वो सैंड होती, वी वुड हैव कॉल्ड दैट अ बीच। हम इसको क्या बोल देते, बीच कह देते। ठीक है, दिस बे या गल्फ इज इवेंचुअली डेवलप्ड, है ना, कोव जो बना, कोव से फिर धीरे धीरे बे या गल्फ जो है वो डेवलप होती है, और यहाँ पर जो सैंड इकट्ठा हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट क्या है, द विंड्स फ्लोइंग अलोंग द कोस्टल रीजन, राइट, या उसके साथ बहता हुआ जो पानी है along the coastal region that will influence या that will move the sand particles, और इस तरह से हमें एक लॉन्ग एलोंगेटेड अगर लैंडफॉर्म देखने को मिलता है, वी कॉल दैट अ स्पिट। ठीक है, हम इसे सैंड स्पिट कहते हैं। अगर ये सैंड स्पिट जो है वो कर्व ले ले अंदर की तरफ और एक हुक जैसी शेप बना ले, तो वी विल सिंपली कॉल दैट अ हुक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दिस इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ये कैसा है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। और बाकी जो हमने अभी तक देखे थे, राइट, वेव कट नॉच, ये क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। वेव कट प्लेटफॉर्म इज अ डिपोजिशन लैंडफॉर्म, राइट। केव्स जो है वो इरोजनल है, कोव्स इरोजनल है, मरीन आर्चेस, स्टैक्स, ये सभी इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, डिपोजिशनल नहीं है। दो अलग अलग है ना, एक तो जहां पर इरोजन की वजह से क्रिएट हुआ, और जो इरोडेड मटेरियल जहां पर जाकर इकट्ठा होता है वहां पर लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स जो है वो हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वन इज इरोजनल, सेकंड इज डिपोजिशनल। सो दीज आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स, राइट। और वेव कट प्लेटफॉर्म पर डिपोजिशन हो रहा है, एंड एट दिस प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं बीच डेवलप होते हुए नजर आएंगे, राइट। सो बीच इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। उसके अलावा स्पिट इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, हुक इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, राइट। अब अगर मान लीजिए कि इस साइड से भी स्पिट बन रहा है, और मान लीजिए इस साइड ये स्पिट जो है वो इंक्रीज होता हुआ दूसरे हेडलैंड से जाकर टकरा गया, तो अंदर क्या ट्रैप हो गया, सी वाटर। सी वाटर ट्रैप हो गया ना, ठीक है, सलाइन जो है वो सी वाटर ट्रैप हो गया, इट विल बी टर्म्ड एज लगून। तो लगून इज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो ये लगून भी जो है वो इज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए सामने जो है वो आइलैंड था एक, और ये जो स्पिट है ये एक्सटेंड होता हुआ इस आइलैंड को जाकर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, दिस विल बी नोन एज टोम्बोलो, राइट। सो अनदर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इज टोम्बोलो। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये स्प्लिट, ये जो स्पिट है, नॉट स्प्लिट बट स्पिट है, ये मेनलैंड से अलग हो जाता है, और यहां तक मान लीजिए पहुंच गया, मेनलैंड से अलग हो गया, ये सैंड है पूरी की पूरी, राइट। दिस विल बी नोन एज अ सैंड बार। इसको हम बोलेंगे सैंड बार, राइट। और ये बहुत दूर चला जाए, मान लीजिए शोर से, किनारे से बहुत दूर चला गया ये, ठीक है, सैंड, इतना सैंड का हिस्सा, राइट, स्पिट ही है ये, अलग होकर ऑफ शोर या अदर करंट्स के इन्फ्लुएंस में ये दूर आ गया थोड़ा सा, दिस विल बी नोन एज ऑफ शोर बार। ऑफ शोर बार, अगेन सैंड बार
एंड ऑफ शोर बार आर अगेन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। सैंड बार एंड ऑफ शोर बार आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो ये कुछ हमारे पास कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। और कोस्टल लैंडफॉर्म्स में से जो हेड, हील लिख दिया यहां पर मैंने, हेडलैंड है, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट था। वेव कट, नॉच, सी केव्स, सी कॉव्स, मरीन आर्च और स्टैक्स क्या हैं, ये हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। और ये है डिपोजिशनल, बीच, स्पिट, हुक, लगून, टम्बोलो, सैंड बार, ऑफ शोर बार, दीज आर आवर डिपोजिशनल कोस्टल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ एजेंट लेते हैं। अगला एजेंट है हमारा विंड, ठीक है। नेक्स्ट एजेंट ऑफ इरोजन इज विंड। सो अब देखिए, विंड जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह बह रही है, ठीक है। सो जहां पर पानी की वजह से इरोजन चल रहा है, जहां पर रिवर की वजह से इरोजन हो रहा है, वहां पर भी विंड चल रही है। जहां पर सी वेव्स की वजह से इरोजन हो रहा है, वहां पर भी विंड चल रही है, ठीक है। विंड तो हर जगह चल रही है ना, बट जहां पर रिवर्स की वजह से इरोजन हो रहा है, वहां पर भी विंड चल रही है। जहां पर सी वेव्स की वजह से इरोजन हो रहा है, वहां पर भी विंड चल रही है। जहां पर ग्लेशियल की वजह से होगा, वहां पर भी विंड चल रही होंगी। जहां पर क्रॉस्ड टोपोग्राफी देखने को मिलेगी, वहां पर भी विंड चल रही होंगी। बट पॉइंट यहां पर क्या है, ग्लेशियल में भी क्या है, आइस इरोजन कर रही है। और इन तीनों केसेस में हमें इरोजन जो है वो वाटर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इन तीनों केसेस में वाटर जो है वो इरोजन करता हुआ नजर आएगा। बट नॉट जस्ट वाटर, लेकिन विंड भी इरोजन कर रही है, बट विंड डोमिनेंट फैक्टर नहीं है यहां पर, ठीक है ना। अलोंग विद रिवर विंड भी इरोजन कर रही है, बट डोमिनेंट फैक्टर रिवर है, इसलिए हम रिवर के द्वारा किए गए इरोजन को ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स जहां पर विंड इरोजन कर रही है, या जहां पर विंड जो है वो एक डोमिनेंट फैक्टर है, वहां पर वाटर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स विंड ऐसे एरिया में एक डोमिनेंट फैक्टर होगा जो कि एक एरिड रीजन या एक सेमी एरिड रीजन होगा, वहां पर विंड विल बी अ डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। नॉट इन अ रीजन वेयर वाटर विल बी प्रेजेंट, है ना। वाटर जहां पर इरोजन कर रहा है, वहां पर विंड भी कर रहा होगा, बट ऑब्वियसली डोमिनेट कर जाएगा वाटर, ठीक है। तो विंड की वजह से जहां पर हमें, मतलब डोमिनेंट फैक्टर जहां पर हमें विंड नजर आता है, दैट मीन्स वहां पर वाटर नहीं था। तो एरिड रीजन का मतलब क्या होता है कि जहां पर एनुअली 25 सेंटीमीटर से लेस जो है वो अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। और सेमी एरिड क्या है, 25 से 75 तक, अगर हमें 75 सेंटीमीटर तक का एनुअल प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है, ऐसी जगह पर विंड जो है वो अब एज अ एजेंट ऑफ इरोजन डोमिनेंट फैक्टर के रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा रीजन क्या है, ऐसे रीजन का एक बहुत प्राइम एग्जांपल है, सबसे पहले सेमी एरिड का देखते हैं। सेमी एरिड में मतलब यहाँ पर कुछ तो ह्यूमिडिटी मौजूद है, ठीक है, कुछ तो, मतलब ये सब ह्यूमिड रीजन है, कुछ तो प्रेसिपिटेशन यहाँ पर है। इसको हम बोलते हैं जैसे कि बॉल्सन रीजन, ठीक है। बॉल्सन लैंडफॉर्म, बॉल्सन लैंडफॉर्म बेसिकली क्या है कि एक मान लीजिए ओरोजनी यहाँ पर है और एक जो है वो ओरोजनी, कहने का मतलब एक हिल इस साइड है और एक हिल दूसरी साइड है, ठीक है। अगर ये सेमी एरिड रीजन है, यहाँ पर पानी जो है वो बहुत कम होता है, मतलब बरसात बहुत कम होती है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, ठीक है। बट स्टिल होता है, क्यों, क्योंकि हिल्स हैं यहाँ पर। अगर हिल्स हैं तो आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी वाला फंडा याद होगा, सेंडेंस होगी, ठीक है। धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो कम होगा और हमें थोड़ा बहुत जो है वो बारिश या पानी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इधर से जो पानी बह रहा है, ठीक है, इधर क्या करेगा, वाटर अगर नीचे को स्लाइड कर रहा है तो इट विल इरोड, ठीक है। सो दिस विल बी अ रीजन ऑफ इरोजन। यहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें, वाटर की वजह से इरोजन होता हुआ नजर आएगा। अभी हम स्पेसिफिकली विंड की वजह से इरोजन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम सेमी एरिड को कंसीडर कर रहे हैं। सेमी एरिड में भी हमें ह्यूमिडिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में एक सेमी एरिड रीजन में जहां पर वाटर और बहुत ही कम होता है, राइट, कम होगा वाटर, राइट। या आप कह सकते हैं कि इट इज एन, क्या कह सकते हैं इसे, एफिमेरल स्ट्रीम है ना, बहुत ब्लीक सी, बहुत पतली सी, हल्की सी जो है वो स्ट्रीम है, जिसे हम एफिमेरल स्ट्रीम कहते हैं। तो एक एफिमेरल स्ट्रीम है जो कि डाउन हिल मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर इरोजन कर रही होगी ये, ठीक है। इस रीजन को बोलेंगे हम पेडिमेंट,
दिस विल बी पेडिमेंट, जहां पर इरोजन हो रहा है और जो रॉक्स होंगी वो एक्सपोज हो जाएंगी इरोजन की वजह से, राइट। नाउ दिस इरोडेड मटेरियल विल गेट डिपॉजिटेड, यहां पर आकर वो डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये स्ट्रीम है वो एफिमेरल है, बहुत वीक है, तो वो इतना सारा जो है वो क्या बोल सकते हैं, सेडिमेंट का लोड लेकर ट्रेवल नहीं कर सकती, तो सेडिमेंट बिल्कुल जो है वो हिल के नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। दिस रीजन विल बी नोन एज बजाड़ा, राइट। इसको हम बोलेंगे, दिस इज टर्म्ड एज बजाड़ा। और बजाड़ा में क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया, राइट। दिस इज ये क्या है, एक इरोजनल लैंडफॉर्म है पेडिमेंट, और ये क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है बजाड़ा। बट स्टिल पानी जो है वो अभी भी बह रहा है। ये पानी जो है वो बहता हुआ मान लीजिए थोड़ा आगे जाकर यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब इतना पानी जो है वो नहीं है कि ये ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करे, राइट। सो एक लेक टाइप सिचुएशन जो है वो इसने बना ली। नाउ दिस लेक, ये लेक मैंने ज़्यादा दूर बना दी क्योंकि दूसरी साइड भी हिल है, राइट। एक सेकेंड, इस साइड भी हिल है और इस साइड भी हिल है, राइट। ये वाटर जो भी आ रहा है बिल्कुल एफिमेरल सी स्ट्रीम है, ये आके यहाँ पर इसने पानी जो है वो इकट्ठा कर दिया है, राइट। दिस इज अ सेमी एरिड रीजन, यानी कि बहुत कम बारिश होती है, तो बहुत ही जब बारिश होती है तभी ये स्ट्रीम चलती है, ठीक है ना। इसे एफिमेरल कह रहे हैं क्योंकि जब बारिश होती है, जब पानी थोड़ा बहुत, प्रेसिपिटेशन थोड़ा बहुत होता है, तब जाकर ये स्ट्रीम जो है वो चलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सूखी रहती है, राइट। सो इस लेक में आकर इसने ये पानी जो है वो, मतलब यहाँ पर आकर इकट्ठा कर दिया पानी। इतना इसके पास गस्ट नहीं है कि ये वैलीज को ब्रेक करते हुए मूव कर सके, सो ये लेक बनाती है। दिस रीजन इज नोन एज प्लाया, ठीक है। और दिस लेक इज नोन एज प्लाया लेक, ध्यान रखेंगे इन टर्म्स का। दिस प्लाया लेक विल कंटेन मिनरल्स, विल कंटेन सॉल्ट, और इसका पानी जो है वो क्या होगा, सेलाइन होगा, राइट। लाइक इंडिया में हम सांबर लेक देखने को मिलती है हमें, सांबर लेक इज अ प्लाया लेक, ठीक है। और वहां से नमक भी बनाते हैं हम, क्योंकि एफिमेरल है स्ट्रीम, बारिश होगी तभी पानी चल रहा है। तो जब बारिश नहीं हो रही है तो इवेंचुअली क्या होगा, द वाटर विल गेट्स इवेपोरेटेड और जो सॉल्ट है वो नीचे डिपॉजिट होता जाएगा। सो सेलाइन लेक है, यहाँ से हम सॉल्ट भी निकाल सकते हैं, लाइक सांबर लेक इन इंडिया, ठीक है। सो दिस इज प्लाया लेक, प्लाया लेक, राइट। और आगे मान लीजिए यहाँ पर जो है वो एरिड रीजन है, ठीक है। चलो एरिड की बात नहीं करते हैं, एरिड को आगे डिस्कस करते हैं। तो इस सिचुएशन को, जहाँ पर हमें एक पेडिमेंट या बजाड़ा को पेडिमोंट भी बोल सकते हैं, जहाँ पर हमें डिपोजिशन होता हुआ नजर आता है, एंड प्लाया कंबाइंडली नोन एज बॉल्सन। सो पेडिमेंट, बजाड़ा एंड प्लाया कंबाइंडली नोन एज बॉल्सन, ठीक है। तो दिस इज अनदर लैंडफॉर्म ऑफ सेमी एरिड रीजन। ये लैंडफॉर्म है कहाँ का, सेमी एरिड रीजन का। आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इस पर सवाल जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट अबाउट एरिड रीजन, देखिए ये है, राइट। सो पेडीमोंट एंड पेडीमेंट में डिफरेंस क्या है, ये पेडीमेंट है, पेडीमेंट के बाद पेडीमोंट रीजन होगा, राइट। लेट्स से दिस इज पेडीमोंट रीजन एंड देन वी विल हैव प्लाया। और प्लाया में जो है वो लेक बनेगी, जब पानी वेपरेट हो जाएगा तो नीचे रह जाएंगे सॉल्ट्स, ठीक है, राइट। यहाँ पर एलुवियल फॉल्ट है, एलुवियल फॉल्ट, एलुवियल फैंस, सॉरी नॉट फॉल्ट, यहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा होता है तो डिपॉजिट हो जाती है एलुवियल सॉइल। ये आपको फ्लूवियल वाले टाइम में मैंने आपको पीपीटी जो प्रोवाइड करी है वहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। सो ये माउंटेन रेंज देख रहे हैं आप, इस साइड भी एक रेंज है, दूसरी साइड भी रेंज है, और बीच में हमें प्लाया रीजन देखने को मिलता है। मोस्टली प्लेन होता है रीजन, जहाँ पर ये हमें सॉल्ट, एक तरह से सॉल्ट की लेक्स जो है वो देखने को मिलती है, ऑलराइट। अच्छा, बट एरिड रीजन में क्या होता है, सो इन एरिड रीजन दी इरोजन विल बी डन बाय विंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, एनुअली 25 सेंटीमीटर, हो सकता है हर साल हो भी ना, ठीक है, लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली। सो इन एन एरिड रीजन द डोमिनेंट एजेंट ऑफ इरोजन इज विंड, और विंड जो इरोजन करता है, दो नाम बोलते हैं हम उसे, एक तो डिफ्लेशन और दूसरा एब्रेशन, डिफ्लेशन एंड एब्रेशन, ठीक है। डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि विंड्स अपने साथ सैंड पार्टिकल्स को उड़ाकर ले गई, ठीक है। सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो गए,
दे वर ट्रांसपोर्टेड, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ही है इरोजन में। सो सैंड पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज नोन एज विद द हेल्प ऑफ या विद द बाय मतलब विंड एज एन एजेंट ऑफ इरोजन। सैंड पार्टिकल्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर देता है अपने साथ, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी दैट इज नोन एज डिफ्लेशन। ठीक है, बट अगर वो सैंड पार्टिकल्स विंड में हैं, ठीक है, तो सैंड पार्टिकल भारी हैं तो ऊपर तो होंगे नहीं, वो हवा के साथ जो है वो नियर दी सरफेस होंगे। नाउ दैट विंड विद दोज सैंड पार्टिकल्स अगर अब किसी एरिड रीजन में अगर अब किसी रॉक या चट्टान से टकराएगी तो उसके नीचे टकराएगी, एंड दोज सैंड पार्टिकल्स विल इरोड दैट रॉक, दैट इज नोन एज अब्रेशन। ठीक है, कहने का मतलब इफ दिस इज लेट्स से अ रॉक, ठीक है, और विंड जो है वो उड़ रही हैं, विंड्स चल रही हैं और विंड के साथ सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ रहे हैं। अब ये सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो टकराएंगे इस रॉक से, और विद द रिपीटेड मतलब कोलिजन ऑफ सैंड पार्टिकल्स विद रॉक्स इवेंचुअली होगा क्या, दे विल ग्रेजुअली इरोड दिस रीजन, है ना, इस रीजन ऑफ रॉक को ये इवेंचुअली जो है वो इरोड करते जाएंगे, बट ओनली द बॉटम पार्ट जो है वो इरोड होगा। एंड ओवर द पीरियड व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद, वी विल बी लेफ्ट विद अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म दैट इज नोन एज मशरूम रॉक्स। क्यों? क्योंकि जितना भी, क्योंकि नीचे है सैंड पार्टिकल्स, और सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ वाले है ना, जो बाकी का हिस्सा था रॉक का, उसको ओवर द पीरियड ऑफ मिलियन ईयर्स दे इरोडेड दैट, और ऊपर वाले हिस्से तक वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि सैंड पार्टिकल जो है वो हवा के साथ नीचे ही मूव करता रहा, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद अ मशरूम टाइप ऑफ रॉक। ठीक है, दिस इज नोन एज मशरूम रॉक। सो मशरूम रॉक्स आर क्रिएटेड ड्यू टू अब्रेशन, राइट। सो ये है, देखिए, ये इजिप्ट की एक बहुत फेमस मशरूम रॉक है। ठीक है, ये है, देखिए, एक मशरूम रॉक है जो विंड्स हैं वो नीचे ही चल रही हैं, सैंड पार्टिकल्स नीचे ही हैं, और उन्होंने रॉक के नीचे वाले हिस्से को क्या कर दिया, इरोड कर दिया, राइट। ऊपर तक जो है वो नहीं पहुंच पाए वो, राइट। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इंटैक्ट है रॉक का, और नीचे वाले हिस्से को उन्होंने कर दिया इरोड, और हमें ये मशरूम टाइप ऑफ रॉक्स जो हैं वो देखने को मिली। ठीक है, सो मशरूम रॉक्स आर अ लैंड फॉर्म ऑफ एरिड रीजन। ठीक है, इट इज ड्यू टू द अब्रेशन कॉज्ड बाय विंड्स। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म या एरिड रीजन का लैंड फॉर्म या विंड के द्वारा जो लैंड फॉर्म क्रिएट होगा, दैट इज यारदांग, दिस इज नोन एज यारदांग। ठीक है, यारदांग के केस में क्या है, दिस वाज अ हार्ड रॉक। ठीक है, विंड्स की वजह से इरोजन हो रहा है मिलियंस ऑफ ईयर में, और जो हार्ड रॉक है वो इरोड नहीं हुई। ठीक है, बस बट इसके पड़ोस की जो साइड में ऐसे सॉफ्ट रॉक्स थी, जो सॉफ्ट रॉक्स थी वो इवेंचुअली जो है वो इरोड हो गई। ठीक है, ऐसे विंड्स चल रही है एक एक ही डायरेक्शन में, अगर लगातार विंड्स चल रही हो मिलियंस ईयर तक, तो जो सॉफ्ट रॉक्स हैं वो इरोड कर गई, और जो हार्ड रॉक्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट है। इस तरह के लैंडफॉर्म को हम बोलते हैं यारदांग। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें वर्टिकली जो है वो देखने को मिल रहा है, सॉफ्ट रॉक देन हार्ड रॉक देन सॉफ्ट रॉक। हो सकता है कि हमें इस तरह का लैंडफॉर्म भी मिले, राइट। यारदांग में कुछ इस तरह, मान लीजिए ये हार्ड रॉक है, देन बीच में गैप, सॉफ्ट रॉक था, हार्ड रॉक, गैप, सॉफ्ट रॉक, सो दिस इज नोन एज यारदांग। ठीक है, सिमिलरली एक और है जियूजेन नाम से, एक और लैंडफॉर्म है जियूजेन। यारदांग लैंडफॉर्म में क्या है, वर्टिकली हमें देखने को मिल रही है सॉफ्ट रॉक्स, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, राइट। जियूजेन में हमें हॉरिजॉन्टली देखने को मिलती हैं सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, राइट। सो जियूजेन के केस में क्या होगी, जो हार्ड रॉक है वो अब ज़्यादा इरोड नहीं हुई, सॉफ्ट रॉक ज़्यादा इरोड हो गई, देन हार्ड रॉक जो है वो इरोड नहीं हुई, और फिर उसके नीचे जो हो सकता है कि सॉफ्ट रॉक है वो ज़्यादा इरोड हो गई। तो कुछ इस तरह की शेप्स हमें जियूजेन के केस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और, दिस इज अनदर लैंडफॉर्म, राइट, एरिड रीजन में विंड्स की वजह से है, दिस इज नोन एज इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग इसे हम कहते हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि एक बहुत बड़ा जो है वो हार्ड रॉक बीच में रह गया। ठीक है, एक हार्ड रॉक बीच में रह गया, और उसके साइड के जितने भी सॉफ्ट रॉक्स थी वो सब इरोड हो चुकी हैं, मिलियंस ऑफ ईयर में हुआ ही है। आस पड़ोस की सारी सॉफ्ट रॉक जो है वो इरोड हो चुकी हैं, केवल एक जो है वो हार्ड रॉक बीच में रह गया।
दिस इज नोन एज इंसेलबर्ग। ये कई कई मतलब कई कई मीटर्स, कई कई सैकड़ों मीटर्स बड़े भी होते हैं, राइट। जैसे कि ये इट काफ़ी बड़ा जो है वो एक इंसेलबर्ग है। इसके आसपास की जितनी भी रॉक्स हैं वो सारी इरोड हो चुकी हैं मिलियंस ऑफ ईयर में, ठीक है, समझ रहे हैं। सो ये एरिड रीजन के डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं। क्या क्या हैं एरिड रीजन में? सबसे पहले हमने देखा दिस इज सेमी एरिड में बॉल्सन सेमी एरिड का है। देन एरिड में हमने देखा मशरूम रॉक्स, फिर उसके बाद यारदांग, ज्यूजिन, इंसेलबर्ग। दिस इज नोन एज अर्ग, ERG, अर्ग। अर्ग बेसिकली क्या है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स किलोमीटर में, ठीक है, केवल सैंड ही सैंड है। तो ये किसकी वजह से? ये डिफ्लेशन की वजह से ये मूव करती हुई यहाँ पहुंची है ना, या इसी रीजन में डिफ्लेट होती जा रही है। सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ते जा रहे हैं इसी रीजन में, एक जगह से उड़ते हैं, राइट। यहाँ से उड़े, इधर डिपॉजिट हो गए, फिर यहाँ उड़े, इधर डिपॉजिट हो गए विंड्स के साथ, ठीक है। दिस इज नोन एज अर्ग, जिसे हम टिपिकली रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं, जहां पर रेत का रेगिस्तान होता है, रेत ही रेत है ये, ठीक है। दिस इज ऑल डेजर्ट सैंड, राइट। और ये सैंड ड्यून्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। दीज आर सैंड ड्यून्स। दिस इज नोन एज अर्ग। द बिगेस्ट अर्ग इज इन सऊदी अरेबिया, जिसका नाम है रबल खाली, ठीक है। रबल खाली इज द बिगेस्ट अर्ग इन द वर्ल्ड। इसका जस्ट ऑपोजिट है रेग, इसको बोलते हैं हम रेग। अगेन एरिड, एरिड रीजन के लैंडफॉर्म्स हैं ये। रेग में क्या है, जितना भी मिट्टी है ना, जो भी सैंड वाला पार्टिकल है वो विंड अपने साथ ले जा चुकी है, ठीक है। बाकी क्या बचा है, ये पॉइंटी रॉक्स बची हैं, केवल रॉक्स बची हैं अब नीचे, और जितनी मिट्टी थी वो यहाँ से डिफ्लेट कर दी गई है, डिफ्लेशन हो गया उनका। जो बची क्या, बचे केवल रॉक्स बचे। ऐसे एरिड रीजन में हमें जो विंड की वजह से ये लैंडफॉर्म देखने को मिल रहा है, दिस इज नोन एज रेग, ठीक है, राइट। ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, सिंपल बेसिक टर्म्स हैं। आगे ये डायग्राम्स के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसके अलावा बाकी सभी जो है वो मैंने PPT के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया है आगे, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए ये आपको नजर आ रही है रिपल्स। दीज रिपल्स आर ड्यू टू विंड्स ओवर दी सैंड ड्यून्स। सो हम इन्हें क्या बोलते हैं, रिपल, रिपल सैंड ड्यून कहते हैं इन्हें हम, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये एक शेप नजर आ रही है, आर्च जो बना हुआ नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज बरकान ड्यून। बरकान ड्यून कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक रॉक थी, ठीक है, कुछ अंदर स्ट्रक्चर था, और विंड्स जो है वो अपने साथ सैंड पार्टिकल लेकर आई जा रही हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यूनिफॉर्म जो विंड्स हैं वो दो डायरेक्शन में क्रिएट करेंगी अपनी आर्म्स, राइट। इस तरह से क्रेसेंट शेप में आपको ये क्या बोलते हैं, स्लोप्स नजर आएंगे। देयर विल बी अ मॉडरेट स्लोप ऑन वन साइड, दिस इज अ मॉडरेट स्लोप, एंड दिस इज अ क्वाइट अ स्टीप स्लोप, ठीक है, जिसे हम सैंड एवलांच भी कहते हैं। दिस इज द मूवमेंट ऑफ ड्यून, दिस इज द स्लिप फेस, ये स्लिप फेस है, राइट। एंड दिस इज अ बरकान ड्यून। बरकान ड्यून इज अगेन ड्यू टू किसकी वजह से, विंड्स की वजह से, ठीक है। सो अब एक बार फाइनली एनालिस्ट करते हैं जितना भी हमारे पास टाइप ऑफ एरिड रीजन। तो पहले सेमी एरिड के हमने देखे, तो सेमी एरिड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बॉल्सन देखने को मिल रहा है। बॉल्सन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेडिमेंट, पेडिमोंट या बजाड़ा प्लस प्लाया, ठीक है। फिर उसके बाद हम एरिड वाले रीजन में आ जाएं, तो एरिड में हमें मशरूम रॉक्स, ठीक है, और मशरूम रॉक्स के अलावा और क्या क्या देखा हमने, देखिए इमेजेस में मशरूम रॉक्स देखी। देन वी हैड यारदांग, ज्यूजिन, इंसेलबर्ग, अर्ग, रेग, रिपल सैंड ड्यून एंड बरकान ड्यून, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे पास, मशरूम रॉक्स के अलावा वी हैव यारदांग, जेन, ज्यूजिन, ठीक है। उसके अलावा वी हैव इंसेलबर्ग, देन वी हैव अर्ग, वी हैव रेग, वी हैव रिपल सैंड ड्यून एंड बरकान ड्यून। So these are some of the landforms created by winds as an agent of erosion
इन एरिड रीजन दीज आर दी, क्योंकि एरिड रीजन में ही विंड विल बी अ डोमिनेंट फैक्टर, अदरवाइज हर जगह विंड जो है वो ब्लो कर रही है और इरोजन कर रही है, बट डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट केवल एरिड रीजन में रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्रॉस्ड टाइप ऑफ टोपोग्राफी। क्रास्ट, नॉट क्रॉस्ड बट क्रास्ट टाइप ऑफ टोपोग्राफी। ठीक है, तो क्रास्ट टोपोग्राफी हमें कहां पर देखने को मिलती है? जहां पर एक एक्सटेंसिव लैंड में हमें लाइमस्टोन का बेड देखने को मिलता है, यानी लाइमस्टोन की रॉक्स ही रॉक्स हैं सैकड़ों सैकड़ों मीटर तक, या हो सकता है कई कई किलोमीटर तक लाइमस्टोन की रॉक्स हैं, कई कई 100 किलोमीटर्स तक भी हो सकती हैं। ठीक है, जहां ऐसी लाइमस्टोन की रॉक्स हैं या लाइमस्टोन के रॉक बेड हैं, वहां पर हमें क्रास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलती है, क्योंकि पानी लाइमस्टोन को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से डिसॉल्व कर देता है। तो अगर वहां पर पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो बहुत इजीली जो है वो क्या क्रिएट कर देगा, बहुत इजीली जो है वो इरोड कर देगा लाइमस्टोन रॉक्स को, और वहां पर क्रिएट होती हुई नजर आएगी हमें क्रास्ट टोपोग्राफी। तो क्रास्ट टोपोग्राफी में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्क्यूलेशन ऑफ वाटर देखने को मिलेगा ना हमें। ठीक है, मान लीजिए दिस इज अ एक्सटेंसिव रीजन है ना, ये एक एक्सटेंसिव जो है वो लाइमस्टोन का बेड है, राइट। अब मान लीजिए ऐसे जो है वो पानी फ्लो कर रहा है, इस तरह पानी फ्लो करता है, वाटर की एक स्ट्रीम आई, राइट। तो दिस वाटर की स्ट्रीम जो है वो बहुत आसानी से एक वैली क्रिएट कर लेगी, क्योंकि ये डिसॉल्व कर लेगी, है ना। तो इसके अराउंड बन गई है एक वैली, राइट। बट जितना आसानी से ये डिसॉल्व कर लेगा, वाटर डिसॉल्व कर लेगा किसको? लाइमस्टोन को, है ना। सो दैट मीन्स वाटर को अब कहीं और जाकर डिपॉजिट होने की जरूरत नहीं है, इधर अपने आप ही एक होल बन जाएगा, और उस होल से जो है वो पानी नीचे की तरफ एंटर कर जाएगा, एंड वी विल हैव डेवलपमेंट ऑफ केव्स, राइट। एंड दिस विल बी टर्म्स एज सिंक होल, ये बन जाएगा एक सिंक होल। ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रीम ऑफ वाटर, और ये जो वैली बनी यहाँ पर, इसको हम ब्लाइंड वैली बोलेंगे। ब्लाइंड वैली क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि ये ब्लाइंड वैली का जो पानी है वो अचानक से गायब हो जाएगा। ठीक है, एक मान लीजिए सिंक होल टाइप सिचुएशन बनी, एक जगह पर जो है वो पानी हमें खड़ा हुआ नजर आया, बट फिर उस क्या बोलते हैं, उस सिंक होल में पानी ऐड होता जा रहा है, लेकिन बढ़ नहीं रहा पानी। दैट मीन्स पानी जो है वो धीरे धीरे पर्क्यूलेट कर रहा है नीचे को। ठीक है, तो हमें यहाँ पर केव्स, नीचे केव्स बनती हुई जो है वो नजर आएंगी, है ना। इस तरह जो है वो जगह जगह पर पानी पर्क्यूलेट करता हुआ नजर आएगा। अब ये सिंक होल थोड़ा सा अगर बड़ा हो गया मान लीजिए, ठीक है, दिस विल बी नाउ टर्म्ड एज अ स्वॉलो होल। ठीक है, स्वॉलो होल। अब अगर मान लीजिए ये स्वॉलो होल भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा हो सकता है, राइट, दिस विल बी टर्म्ड एज डोलाइन। मान लीजिए ये स्वॉलो होल और बड़ा हो गया, ये सभी स्ट्रीम की वजह से ही हो रहा है, राइट। नाउ दिस कैन बी टर्म्ड एज युवाला। और ये युवाला जो है वो इतना बड़ा हो गया कि इट क्रिएटेड अ, लेट्स से इस तरह से इसने एक बहुत बड़ा वैली टाइप ही बना ली। ठीक है, समझ रहे हैं, यहां पर ऐसे वैली टाइप ही क्रिएट हो गई, ड्यू टू स्ट्रीम ही हो रहा है, ये स्ट्रीम का वाटर इतना ज्यादा है कि इवेंचुअली एक वैली ही क्रिएट हो गई। दिस इज नोन एज पोलजेस, एक ह्यूज बेसिन। वैली से बेटर रहेगा कहें हम ह्यूज बेसिन, इसको बोलेंगे हम पोलजेस। ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। ये एक ह्यूज बेसिन है इन क्रास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, हो क्या रहा है, इन सभी से पानी जो है वो नीचे को पर्क्यूलेट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रीम आ रही है, ये सभी जो है वो वाटर की स्ट्रीम आ रही है, ये वाटर की स्ट्रीम से ही बने हैं ये सारे, राइट। और नीचे को पानी जो है वो पर्कुलेट कर रहा है, और इवेंचुअली बॉटम ऑफ दिस रॉक्स गॉट डिसॉल्व्ड, और हमें नीचे जो है वो केव्स मिल गई। ठीक है, तो ऊपर से पानी जो है वो टिप 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 करके बरस रहा है, तो कुछ इस शेप में रॉक्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, कॉनिकल शेप्स में, और इनके बिल्कुल अपोजिट हमें धरती पर भी ऐसी कॉनिकल शेप्स, मतलब रॉक के जो केव है उसके बॉटम में भी हमें ये कॉनिकल जो है वो प्रोजेक्शन से देखने को मिलेगा, जो ऑन दी रूफ और दी सीलिंग
पर जो हमें ये देखने को मिलेगा, राइट, वी विल कॉल देम, इस डायग्राम में देखिए ये है, ये हमारा वो बेसिन है, ठीक है, दिस इज दैट बेसिन जिसको हमने क्या कहा, वी कॉल दैट पोलजेस, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट, मान लीजिए ये क्रास्ट वैली है, राइट, हमारे पास ये सिंक होल है, या इस तरह से जो है वो क्रास्ट विंडो है, केव एंट्रेंस है, नीचे जो है वो बहुत सारी केव्स बन जाती हैं इस तरह, और इन केव्स में हमें जो है वो ये प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऊपर से पानी टपक रहा है, तो ऊपर से जैसे 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 पानी टपकेगा, है ना, देखा है आपने, बूंद बूंद करके पानी जो है वो टपकता है, सो इट शेप द सीलिंग ऑफ द रूफ, ठीक है। रूफ देखिए बेसिकली कैसे हमें ये, इनको हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेगमाइट्स, ठीक है। जो हमें नीचे मिलते हैं उनको हम बोलते हैं स्टैलेगमाइट्स, और जो सीलिंग पर मिलते हैं हमें उन्हें बोलते हैं हम स्टैलेक्टाइट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट को स्टैलेगमाइट और स्टैलेक्टाइट के फॉर्मेशन में कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बने, ठीक है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये रूफ है, ठीक है, ये केव की रूफ है, और इस रूफ के ऊपर से जो है वो पानी धीरे धीरे पर्कुलेट कर रहा है, यहाँ से पानी एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा, द वाटर दैट इज पर्कुलेटिंग, ठीक है, वो इस सीलिंग को क्या कर रहा है, इरोड करता जा रहा है इस सीलिंग को, ठीक है। तो किस शेप में इरोड कर रहा है इस सीलिंग को, वाटर विल इरोड द सीलिंग इन दिस शेप, ठीक है, इस शेप में वाटर जो है वो इरोड करेगा। दैट मीन्स, समझ रहे हैं, ये पूरा दिस होल वाज सीलिंग ऑफ लाइमस्टोन, राइट, बट वाटर जो है वो एक ट्राइंगुलर शेप में नीचे को आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है, राइट। सो वाटर पहले मान लीजिए कुछ इस तरह फ्लो करता हुआ आ रहा था, देन साइड में जो है वो ऐसे फ्लो करता हुआ है, एंड इवेंचुअली हमें ये कॉनिकल प्रोजेक्शंस जो हैं वो इन द सीलिंग देखने को मिल गई, और ये हिस्सा जो है वो गायब हो गया, ठीक है। अब दिस इज द रेमनेंट ऑफ द सीलिंग, राइट। अब ये जो हिस्सा गायब हुआ ये कहाँ गया, दिस इज द फ्लोर ऑफ द, ये फ्लोर है, ठीक है। तो पानी जो ऐसे बूंद बूंद नीचे गिर रहा है, इट कंटेन्स द इरोडेड मटेरियल, और जहां पर पानी गिरेगा वहां पर इरोडेड मटेरियल इकट्ठा होगा, इवेंचुअली वो इरोडेड मटेरियल भी इस कोनिकल शेप में इकट्ठा होता जाएगा नीचे, ठीक है। दो चीजें हैं, या तो वो कोनिकल शेप में इकट्ठा होता जाएगा, या एक जो बेड है, राइट, मान लीजिए जो बेड है उसमें भी इरोजन किस शेप में होगा, ठीक है, उसमें भी पानी इरोड हुआ, और इवेंचुअली पानी ने इरोजन करते हुए भी इस तरह से कॉनिकल स्ट्रक्चर्स इस बेड पे भी क्रिएट कर दिया। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, ये बेड का इतना हिस्सा जो है वो चला गया, वाटर जो गिर रहा है, राइट, इस तरह इरोड करता चल रहा है, वो वाटर जो गिर रहा है वो जो बेड है उसको भी इरोड करता चल रहा है, और हमें इस तरह के कॉनिकल प्रोजेक्शंस जो बॉटम है केव की वहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेलेगमाइट्स, और ये हैं हमारे स्टेलेक्टाइट्स, ठीक है। ये काफ़ी कीमती होते हैं, दिस इज, देख रहे हैं आप, ये इरोडेड मटेरियल, और ये नीचे क्या है, ये एक टाइम ऐसा था कि दिस होल रीजन वाज फिल्ड विद रॉक्स, ठीक है, पूरा का पूरा एक सॉलिड रॉक था, बट वाटर ने इवेंचुअली जो है वो इरोड कर दिया ये बीच का हिस्सा सारा, और जो बचा है जो इरोड नहीं हुआ वो ये कॉनिकल शेप्स बची, समझ रहे हैं आप। वाटर ने ये इवेंचुअली ये सारा हिस्सा जो गैप आपको नजर आ रहा है इस केव में, ये सारा गैप जो है वो वाटर इरोड कर चुका है, जो बचा है वो है ये कॉनिकल प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये भी धीरे धीरे इरोड हो जाएंगे, समझ रहे हैं, ये भी धीरे धीरे इरोड हो जाएंगे, बट अभी तक ये बचे हुए हैं, जो सीलिंग पर मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट्स, और जो बॉटम पर मिलते हैं बेड में जो हमें मिलते हैं दोज आर नोन एज स्टेलेगमाइट्स, ठीक है। सो अब देखिए ये है, मान लीजिए दिस वाज होल वंस, दिस वाज होल एक जो है वो बहुत बड़ा लैंड मास था किसका, क्या बोलते हैं हम इन्हें, लाइमस्टोन, बट ऊपर से बारिश इतनी ज़्यादा लाखों सालों में जो बारिश हुई है, ठीक है, दैट इवेंचुअली इरोडेड, बीच से जो है वो इतना सारा लाइमस्टोन यहाँ से इरोड हो गया है, और रिमेनिंग क्या दिखे हमें, रिमेनिंग क्या बचे, रिमेनिंग बचे ये क्लिफ टाइप सिचुएशन, वी विल कॉल देम लेपीस,
इनको हम बोलेंगे लेपीज। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, दीज आर दी पिनेकल्स, और जो बीच में गैप्स हैं, ये जो गैप्स हैं बीच में ना, ये आपको गैप्स नजर आ रहे हैं, दीज गैप्स आर नोन एज क्लेफ्ट्स। सो हमें क्लेफ्ट्स और पिनेकल्स का एक लाइमस्टोन का सिस्टम नजर आता है, राइट, वी कॉल दोज लैपीज। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इरोजन ड्यू टू वाटर, ऑब्वियसली वाटर से ही है ये इरोजन, बट लाइमस्टोन में है ये इरोजन, सो वी कॉल दिस टोपोग्राफी एज क्रास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, तो क्रास्ट टोपोग्राफी में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हमारे पास क्या क्या हैं, आइए नोट डाउन करते हैं उन्हें। क्रास्ट टोपोग्राफी के इंपॉर्टेंट टर्म्स या क्रास्ट लैंडफॉर्म्स के, या क्रास्ट टोपोग्राफी में इंपॉर्टेंट क्या क्या लैंडफॉर्म्स या क्या क्या टर्म्स है हमें ध्यान रखनी है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट, मेंस के नज़रिए से खास तौर पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के नज़रिए से ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, और जो मैंने आपको पीपीटीज प्रोवाइड करी है ना, उसमें बहुत डिटेल में दिया है मैंने, यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ दीज, वो डायरेक्ट फैक्ट है, आप उन्हें कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज होने वाला यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे कि सिंक होल, ठीक है, सिंक होल है, स्वालो होल है, ठीक है, डोलाइन, डोलाइन, एंड देन युवाला, ठीक है, पोलजे, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, दीज आर सम ऑफ द टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। कार्स्ट वैली, क्रास्ट वैली, सॉरी नॉट कास्ट बट क्रास्ट वैली, राइट। ब्लाइंड वैली टर्म याद रखना है आपको, ब्लाइंड वैली, ब्लाइंड वैली कहाँ बनती है, तो आप बोलेंगे कि क्रास्ट टोपोग्राफी में। ठीक है, लेपीज, लेपीज में पिनेकल्स और क्लेफ्ट टर्म आपको ध्यान रखना है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ग्लेशियल। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी, मैं आपको एक बार पॉइंट्स दिखा देता हूं। कार्स्ट है, सॉरी मैं गलत लिख रहा था, इट इज कार्स्ट, हाँ, कास्ट लैंडफॉर्म्स हैं, नॉट क्रास्ट। सो ये मैं एक बार एडिट, सॉरी इसको मैं चेंज करना चाहूँगा, इट इज़ नॉट क्रास्ट, मैं भी कुछ टाइम से गलत कह रहा था, इट इज़ कास्ट नॉट क्रास्ट। ठीक है, कास्ट, कार्स्ट टोपोग्राफी। ठीक है, अगेन यहाँ पर कार्स्ट आएगा। कार्स्ट लैंडफॉर्म्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं के अराउंड जो है वो क्वेश्चंस बन सकते हैं, रेस्ट आपको पीपीटी मैंने प्रोवाइड करी है, राइट। सो ग्लेशियल, ग्लेशियल जो लैंडफॉर्म्स हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए ये हमारे पहाड़ हैं, और ये पहाड़ों से जो है वो ग्लेशियर नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, राइट, और एक ये बड़ा कोई पीछे जो है वो ग्लेशियर आ रहा है, राइट। सो ग्लेशियर जो है वो यू टाइप ऑफ वैली क्रिएट करते हैं, दिस इज यू वैली जो है वो ग्लेशियर क्रिएट करते हैं, ग्लेशियर वैली भी आप सिंपली कह सकते हैं इनमें, राइट। और जो अदर हिल्स हैं, वहां से आने वाले जो ग्लेशियर्स हैं, वो यहाँ पर छोटी छोटी यू वैलीज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर हैंगिंग ओवर दिस वन ह्यूज यू वैली, राइट। सो दीज आर नोन एज, सिंपली नोन एज हैंगिंग वैलीज। तो आपको ध्यान रखना है, हैंगिंग वैलीज आर एसोसिएटेड विद ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। यू टाइप जो है वो ग्लेशियर यू टाइप ऑफ वैली बनाते हैं, और रिवर्स बनाती हैं वी टाइप ऑफ वैली। डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट सवाल यहां पर बन जाता है, राइट। दीज आर व्हाट, दीज आर ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स, है ना, ये क्या है, ट्रिब्यूटरी हैं मेन ग्लेशियर को, जिस तरह रिवर को ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उस तरह ग्लेशियर की भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं।
ठीक है, ट्रिब्यूटरीज टू दी मेन ग्लेशियर। अच्छा, ये पीक्स हैं, देखिए इस डायग्राम में, दीज आर दी हॉर्न, जिसको हम हॉर्न बोलते हैं ग्लेशियर के, पीक्स हैं ये, राइट। और दो हॉर्न्स के बीच का जो ये जो रीजन है आपको दिख रहा है, कनेक्ट कर रहा है जो ग्लेशियर टू ग्लेशियर, राइट, दीज आर नोन एज, यहाँ पर दे रखा है रीट, एरेट, एरेट बोलते हैं इनको, राइट। या बीच में भी अगर आपको ऐसे ऐसे करके रीजन नजर आएगा, दिस इज नोन एज एरेट। या अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं, मान लीजिए ये एक पहाड़ है और ये जो दूसरा पहाड़ के बीच में ये जो रीजन बनाते हैं हम, दिस इज नोन एज एरेट, राइट, या ग्लेशियर में खास तौर पे। नेक्स्ट चीज, ग्लेशियर में हमें सर्किस नाम का रीजन जो है वो एक नजर आता है। अगेन यहाँ पर आपको सर्किस, इस जगह पर सर्किस जो है वो या सर्क देखने को मिलेंगे, राइट, अनदर लैंड फॉर्म्स एसोसिएटेड विद। आपको सिर्फ ये टर्म्स ध्यान रखनी है, देखिए इनकी डिटेल्स में नहीं चाहिए, ऑप्शनल लेवल पर जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें इनकी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और यहाँ पर इधर डिप, अब जो ग्लेशियर है वो अपने साथ जो है वो कुछ डिपॉजिट लेकर चलेगा, है ना, मतलब कुछ तो इरोजन करेगा। और जो डिपॉजिट इकट्ठा करता है ग्लेशियर, मान लीजिए यहाँ पर अगर इकट्ठा कर रहा है, राइट, ये इस जगह पर साइड पर इकट्ठा कर रहा है, दीज आर नोन एज रिजेस, जिनको बोलते हैं मोरेन। मोरेन्स आर द रिजेस, ये है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, राइट, ध्यान रखना है, मोरेन्स आर दी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशियल स्ट्रक्चर्स। एंड और क्या क्या देखा हमने, सर्क देखा, राइट, हैंगिंग वैली देखी या यू वैली देखी, ये हमारी क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। तो यहाँ पर भी इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, राइट। इधर भी ये सिंक होल है, स्वेलो होल है, ऑल ऑफ दीज आर इरोजनल, ये सभी जो है वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। कार्स्ट ट्रोपोग्राफी में दीज ऑल आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स, राइट। एंड यहाँ पर भी एरीट आप देख रहे हैं, हॉर्न अगर आप देख रहे हैं, सर्क देखा आपने, ग्लेशियल ट्रफ या यू वैली जो देखी हमने, हैंगिंग वैली जो देखी, ऑल आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स। बट जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो है आपका मोरेन्स या मोरेन रिजेस के नाम से भी लिखा हो सकता है कई जगहों पर, मोरेन रिजेस। सो दीज आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डायरेक्ट यहाँ पर सवाल बनते हैं, ठीक है। सो दीज आर अबाउट, एक और ड्रमलिन, कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे कि यू शेप वैली, है ना, फॉर ग्लेशियर, यू शेप वैली, हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली, मोरेन, मोरेन रिजेस, सर्क, ड्रमलिन, these are some of the important terms associated with glacial landforms, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, इसमें ज़्यादा मेरा कुछ समझाने का नहीं है, दो समझाने के लिए इसमें बहुत कुछ है, बट वो फिर ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए, ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी है, बट हमें उतने लेवल पर जाना नहीं, क्योंकि यूपीएससी ऑप्शनल लेवल पर इतना अंदर जाने से बचेगा, ठीक है, क्योंकि दैट विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड एज टू दी ऑप्शनल स्टूडेंट्स एंड इट विल बी अनफेयर फॉर स्टूडेंट्स विद अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, राइट। और लास्ट है हमारा वॉल्केनो से एसोसिएटेड। सो वॉल्केनो से एसोसिएटेड जो लैंड फॉर्म्स हैं, दोज आर नॉट, क्या नहीं है वो एजेंट्स ऑफ इरोजन वाले लैंड फॉर्म्स नहीं है, तो ये अलग से बता रहा हूं मैं आपको। वॉल्केनो से, वॉल्केनोज से एसोसिएटेड लैंड फॉर्म्स तो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इंटीरियर में, है ना, यानी कि इंट्रूसिव हो सकते हैं, इंट्रूसिव, और दूसरे क्या हैं, एक्सट्रूसिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रूसिव में लिस्ट बना लीजिए, सबसे नीचे जो, सबसे नीचे मान लीजिए जो सॉलिड हो गया मैग्मा, है ना, इस तरह। अब अगर हम मान लें नीचे ही जो सॉलिड हो गया मैग्मा इस जगह पर, राइट, दिस इज नोन एज बैथोलिथ, बैथोलिथ हम इसे कहते हैं, ठीक है, जो मैग्मा काफी नीचे ही एक बहुत बड़ी लेयर जो है वो सॉलिडिफाई हो गई, दिस इज नोन एज बैथोलिथ, ठीक है, मोस्टली इट इज ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए थोड़ा सा हिस्सा जो है वो राइज कर गया अपवर्ड्स मैग्मा का, ठीक है, जो सॉलिडिफाई नहीं हुआ था, थोड़ा सा राइज कर गया और थोड़ी ऊपर जाकर जो है वो सॉलिडिफाई हो गया, दिस विल बी नोन एज, इसको बोलते हैं हम सिल, ठीक है, दिस इज सिल। ये इंट्रूसिव पढ़ रहे हैं हम पहले,
ठीक है। अब तीसरा, सिल बनाने जा रहा था लेकिन एक्सपेंड नहीं कर पाया, केवल ऐसे ऊपर को जो है वो मतलब ऊपर को असेंड कर गया बट एक्सपेंड नहीं कर पाया, दिस इज नोन एज डाइक, ये कहलाएगा डाइक, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, इस तरह अब ये डाइक जो है वो एक्सपेंड कर रहा है ऊपर, राइट, डाइक ऐसे एक्सपेंड कर रहा है एंड इट एक्सपेंडेड इन अ कनकेव शेप। अगर ये कनकेव शेप में एक्सपेंड होता है, दिस इज नोन एज लैकोलिथ, लैकोलिथ, राइट। अब ये डाइक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इफ इट एक्सपेंड्स इन अ कॉन्वेक्स शेप, दिस इज नोन एज लैपोलिथ, लैपोलिथ आप कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए डाइक ऊपर जा रहा है, इट एक्सपेंडेड इन अ वेव शेप, इस तरह वेव्स की शेप में एक्सपेंड कर गया, ठीक है, दिस इज नोन एज फैकोलिथ, ठीक है, ये कहलाएगा आपका फैकोलिथ। सो ऑल ऑफ दीज आर इंट्रूसिव, ये सभी क्या है, इंट्रूसिव है। तो फैकोलिथ क्या है, वेवी है, ध्यान रखना है इनकी मतलब कैटेगरीज, आप सॉरी नॉट कैटेगरीज बट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखनी है। ये वेवी फॉर्म में अगर मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है, राइट। लैकोलिथ यानी कि कॉनकेव सॉरी कन्वेक्स फॉर्म में अगर सॉलिडिफाई हो रहा है, लैपोलिथ में कनकेव फॉर्म में सॉलिडिफाई हो रहा है, राइट। डाइक में केवल क्या है कि ये राइज कर रहा है अपवर्ड वर्टिकली, है ना, वर्टिकली राइज हुआ और एक्सपेंड होने से पहले सॉलिडिफाई हो गया। सिल में क्या है, वर्टिकली राइज किया एंड देन हॉरिजॉन्टली बहुत ही पतले से रीजन में सॉलिडिफाई हुआ। और बैथोलिथ तो है ही बिल्कुल नीचे जो है वो बड़ा सा सॉलिडिफिकेशन, आपको लेयर्ड सॉलिडिफिकेशन देखने को मिल रहा है, राइट। सो दिस इज लैकोलिथ, राइट, सिल। और अब सरफेस पर आ जाएं तो नीचे जो है वो मान लीजिए दिस वाज दी हॉटस्पॉट, और यहाँ पर जो है वो मैग्मा, नॉट हॉटस्पॉट, मान लीजिए ये कॉन्टिनेंटल वाली बाउंड्री है, ठीक है, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री में कॉन्टिनेंटल वाला रीजन है और यहाँ पर मैग्मा है बहुत सारा, एंड दिस मैग्मा रीचेस टू दी सरफेस। अगर ये सरफेस पर आ गया, ठीक है, सो इट क्रिएटेड अ क्रेट, या मान लीजिए कि इट वाज अ हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म, फर्स्ट इट विल क्रिएटेड अ क्रेट। तो सबसे पहला लैंडफॉर्म क्या है यहाँ पर, क्रेट है, सिंपल, या क्रेटर आप उसे कह सकते हैं, एक क्रेटर है, ठीक है। ओवर द पीरियड दिस क्रेटर विल क्रिएट डिपॉजिट, ठीक है, इस तरह डिपॉजिट क्रिएट करेगा, राइट, एंड इसके अराउंड जो है वो एक इस तरह से रीजन बन जाएगा, बड़ा क्रेटर, है ना, क्रेटर जो है वो इवेंचुअली बड़ा होता जाएगा, इसकी दीवारें बनेंगी, हो सकता है दीवारें गिरती गई, फिर दीवारें जो है वो बड़ी होती गई, हो सकता है बड़ी, एक क्रेटर जो है वो एक्सटेंसिव हो गया, बड़ा हो गया, राइट। दिस इज नोन एज काल्डेरा, नाउ इट विल बी टर्म्ड एज कैल्डेरा, या एक्सटेंसिव क्रेटर ही है, ये क्रेटर है बट ओवर द पीरियड हुआ क्या, देखिए क्रेटर के आसपास दीवार बनी ना, वो दीवार और मैग्मा आया, उस मैग्मा ने वो दीवार गिरा दी, ठीक है, जो बाउंड्रीज आसपास बनी थी वो मैग्मा ने इवेंचुअली गिरा दी, और ओवर द पीरियड ये क्रेटर जो है वो एक्सपेंड होता गया और एक बड़ा क्रेटर जो है वो बन गया, इतना नीचे बड़ा जो है वो माउथ मैग्मा को बाहर निकलने के लिए भी बन गया, दिस इज टर्म्ड एज कैल्डेरा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम कैल्डेरा। और ये हॉट स्पॉट वॉल्कनिज्म के साथ ज्यादा एसोसिएटेड आपको नजर आएगा, ठीक है। कैल्डेराज आपको हवाईयन आइलैंड्स में देखने को मिलते हैं ज्यादा, ठीक है, आइसलैंड में भी आपको कैल्डेराज जो है वो देखने को मिलेंगे, राइट। बट जहां पर हमारे पास कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री है, एट कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, राइट, व्हाट वी विल ऑब्जर्व, इस जगह पर अगर यहाँ पर ओशियन है तो यहाँ पर तो हमें धूमधाम से सिंडर टाइप वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मैग्मा होगा नीचे इट विल ट्राई टू मूव अपवर्ड, इट विल इरप्ट करेगा वो, और जब मैग्मा विल सेटल डाउन ऑन द साइड्स इन शेप ऑफ कोन, तो ये सिंडर टाइप ऑफ हमें जो है वो सिंडर कोन हिल, हम सिंपली कहें कि सिंडर कोन हिल्स हमें देखने को मिलेगी, लाइक माउंट फूजी एक सिंडर कोन हिल है ना। और मिड ओशियानिक रिजेस की अगर हम बात करें तो एट द मिड ओशियानिक रिजेस, इफ दिस इज अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सो एट द मिड ओशियानिक रिजेस हमें पहले तो मिड ओशियानिक रिजेस देखने को मिलती हैं, दोज विल इवेंचुअली डेवलप इनटू प्लेटू, राइट, वो प्लेटू में डेवलप हो जाएंगे, तो हमें
ऑल्सो एसोसिएटेड प्लेट्यू भी देखने को मिलते हैं वॉल्केनोज के साथ। तो वॉल्केनो से एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स क्या क्या हो गए? एक तो इंटीरियर में, ठीक है, इंटीरियर में क्या क्या है हमारे पास? बैकोलिथ, सिल, फैकोलिथ, डाइक, लैकोलिथ, लैपोलिथ, ध्यान रखना आपको इनका नाम। देन ऑन द सरफेस क्रेटर, कैल्डेरा और सिंडर कोन हिल या प्लेट्यूज हमें देखने को मिलते हैं ऑन दी सरफेस, ठीक है। सो दीज आर, ये फिशर टाइप ऑफ है ना, प्लेट्यूज आर एसोसिएटेड विद फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, सिंडर कोन्स आर एसोसिएटेड विद एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, ठीक है, एंड क्रेटर आर एसोसिएटेड विद हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और ये तो हो ही रहा है अंदर, राइट। तीनों टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म में हमें इन द इंटीरियर बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक, ये सभी का डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। उसके अलावा आपके लिए ये सारी जो है वो पीपीटीज अवेलेबल हैं, राइट। प्राइमरी लैंडफॉर्म, सेकेंडरी लैंडफॉर्म, टर्शरी लैंडफॉर्म्स, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, बहुत डिटेल में मैंने दिया है। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कम है, इसीलिए फैक्ट्स मैंने ज़्यादा नहीं क्लास में इंक्लूड किया। यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, बहुत डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू मेक नोट्स आउट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग डेफिनेटली नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद वर्ल्ड मैपिंग। वर्ल्ड मैपिंग के हमारे 5 सेशंस आएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी पूरे धूमधाम से। सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग जो हैं वो अब रिवाइज करके आएंगे और वर्ल्ड मैपिंग करने में हमें बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहते हैं वर्ल्ड मैपिंग के। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड टू गेट द पीडीएफ मेक श्योर दैट यू जॉइन माय Telegram group Chauhan_sir_CSE. Use my code VCUPSC to get the 10% discount and also unlock the many of the free content of Unacademy. Right? वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और रिवीजन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।